प्रिय छात्रों, आज मैं दूसरा लेक्चर अपना प्रारंभ करने जा रहा हूँ द्वितीय सेमेस्टर का। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य के वर्णन के विषय में बताया। दूसरा लेक्चर में मैं आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों के विषय में बता रहा था, जिसमें मैंने आपको सामाजिक स्थिति के बारे में, वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, स्त्रियों की दशा उस समय कैसी थी, इसका वर्णन किया था। इसके अलावा वहाँ के रहन सहन मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था। रहन सहन का मतलब उस समय के समाज के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे और वे दूध, मांस, मदिरा इत्यादि का भी सेवन करते थे। और भारतीयों का जो प्रमुख पेय पदार्थ मैंने बताया था सोम था, सोमरस था या मदिरा जिसको कहते हैं। इसी तरह से ऐसा कौटिल्य ने, क्योंकि मेगास्थनीज के इंडिका में यह वर्णन नहीं मिलता था कि उस समय दास प्रथा थी, लेकिन जब कौटिल्य ने अपना वर्णन किया अपने अर्थशास्त्र में तो उसने पाया कि नहीं, भारतीय समाज में दास प्रथा भी थी। दास प्रथा का मतलब होता है कि समाज में दास को, जो राजाओं महाराजाओं के यहाँ लोग काम करते थे, जो सेवक का काम करते थे, सेवा का काम करते थे, उन्हें दास कहा जाता था। और दासों को क्रय विक्रय भी किया जाता था। पहले हमारे देश में मजदूरों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। जो उनके ओनर्स होते थे, जो उनके मालिक होते थे, उनको खरीदते थे और उनको फिर क्या करते थे, बेच देते थे। इस तरह से इंडिका में तो इसका उल्लेख नहीं मिलता, चूंकि मेगास्थनीज को पता नहीं था कि यहाँ पर दास प्रथा है। चूंकि यहाँ के लोगों के इतने मधुर संबंध होते थे कि उनको देख करके वो फील नहीं कर पाते थे कि नहीं, ये लोग दास हैं। चूंकि जैसा यूरोप के देशों में हुआ करता था, यूनान के देशों में हुआ करता था, उस तरह से दासों का व्यवहार यहाँ पर नहीं था, इसलिए शायद मेगास्थनीज को उसका पता नहीं चला। और यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ कैसी है? आर्थिक स्थिति कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थितियों का मतलब यहाँ का आपको पहले से ही पता है कि ये भारतीय समाज, भारत का जो देश था वो कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान होने के नाते भारत की जो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, इसलिए कृषि ही यहाँ का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। करीब 70% से अधिक आबादी कृषि कार्यों में ही व्यस्त रहा करती थी। इसके अलावा लोग पशुपालन करते थे, वाणिज्य व्यापार हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज हम देश विदेश में व्यापार कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी देश विदेश के समय से व्यापार हुआ करता था। दुनिया के देशों से बहुत से सूती वस्त्रों को आयात निर्यात, ऊनी वस्त्रों का आयात निर्यात। इसके अलावा उस समय जो व्यापार के प्रमुख केंद्र चंद्रगुप्त के मौर्य के समय हुआ करते थे, वो काशी, पांडु, कलिंग, मालवा आदि सूती वस्त्र के आयात निर्यात के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा मेगास्थनीज ने वहाँ के आयुध निर्माण का मतलब जो रक्षा से संबंधित सामान तैयार किए जाते थे, इस तरह के भी उल्लेख मिलते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में। और ऐसा ही पता चलता है कि भारतीय लोग जो होते थे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सेना भी रखते थे। इसके अलावा वहाँ पर धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय की धार्मिक स्थिति, कैसी थी? चूंकि भारत वैदिक काल से ही धर्म प्रधान देश रहा है और चंद्रगुप्त के समय भी जैन, बौद्ध और प्रमुख रूप से हिंदू धर्म को बहुत महत्व था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तमाम ब्राह्मणों का, पुरोहितों का समाज में बहुत विशेष सम्माननीय स्थान हुआ करता था। इसीलिए आज भी देखिए ब्राह्मण को लोग समाज में सम्मान की दृष्टि से देखते। वैसे ब्राह्मण
का धीरे धीरे ज्यों ज्यों पाश्चात्य संस्कृतियाँ बढ़ रही हैं त्यों त्यों हमारे हिंदू समाज में ब्राह्मण की स्थिति में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन प्राचीन काल में ब्राह्मण को बहुत ही सम्मान की, चूंकि आप जानते हैं कि ब्राह्मण ही क्या करता था, समाज को शिक्षा देने का काम करता था और शिक्षा देने के नाते उसका समाज में क्या था, सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता था। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सभी धर्मों का समान आदर किया जाता था। ऐसा नहीं था कि कोई विशेष धर्म प्रभावी हो बाकी सारे धर्मों को दबाया जाता हो। जैसे आज भी हमारे देश में जो क्या नाम से सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्यों भी जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं स्वच्छंदता के साथ मना सकते हैं। ये हमारे भारत के संविधान में भी आज़ादी दी, इसी को समानता कहते हैं। और उस समय भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी धर्म को मनाने की आज़ादी थी, सभी को अपने अपने धर्म को मनाने की आज़ादी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य प्रमुख रूप से जैन धर्मावलंबी व्यक्ति था, जैन धर्म को मानता था। इसके अलावा आपका आता है कि चंद्रगुप्त ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी। आपको ये तो धार्मिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आपने इसके वर्णन के विषय में सुना। चंद्रगुप्त की विजय, चंद्रगुप्त की विजय, चंद्रगुप्त ने विजय कैसे प्राप्त की। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नंद वंशी राजाओं के यहाँ चंद्रगुप्त नौकरी करता। पहले तो चंद्रगुप्त के विषय में, उसके जन्म के विषय में कुछ जो है विरोधाभास मिलता है। कुछ लोग इसको शूद्र राजा के पुत्र, शूद्र मुरा नामक जो है नंदवंशी राजा की एक पत्नी थी जो शूद्र हुआ करती थी और उनसे उसने शादी कर लिया था। और उससे पुत्र होने वाली संतानें जो हुई थी उनको वर्णशंकर कहा जाता था। मैंने पीछे आप लोगों को अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के विषय में बताया था, जिसमें उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की होती है तो उसको अनुलोम, और जिसमें निम्न वर्ग का लड़का और उच्च वर्ग की लड़की होती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहे जाते हैं। मीन्स इनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको वर्णशंकर कहा जाता है। कुछ ऐसी स्थिति नंदवंशी राजाओं के साथ थी, जो मुरा नामक एक शूद्र महिला थी जिससे नंदवंशी राजा ने शादी कर ली थी और इस कारण से उससे जो संतान पैदा हुई उसको शूद्र समझा जाता था, चंद्रगुप्त। लेकिन फिर और भी इतिहासकारों की भिन्नताएं हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का मौर्य शासक जो एक क्षत्रिय राजवंश हुआ करता था उनसे उत्पन्न चंद्रगुप्त था, इसलिए चंद्रगुप्त जो है शूद्र नहीं बल्कि क्षत्रिय राजा था। इस तरह के उसके विषय में जो है कहानियां प्रचलित मिलती हैं। और यह बहुत ही योग्य और कुशल व्यक्ति था, इसलिए चंद्रगुप्त नंदवंशी शासकों के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी के दौरान इसकी योग्यता में ज्यों ज्यों निखार आता गया, नंदवंशी शासकों से इसकी ना बनी और नंदवंशी शासकों ने इसे अपने यहाँ से भगा दिया, नौकरी से भगा दिया। इधर चाणक्य का उन्होंने नंदवंश के लोगों ने अपमान किया था और इधर इसे अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठा करके चाणक्य ने नंदवंश पर, मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई और चंद्रवंश क्या नाम मगध साम्राज्य को समाप्त करने की योजना बनाने के फलस्वरूप ऐसा एक किंवदंतियां बताई जाती हैं कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य के सेंटर पर ही आक्रमण कर दिया, केंद्र पर ही आक्रमण कर दिया। लेकिन मगध साम्राज्य बहुत ही शक्ति संपन्न था और उसने चंद्रगुप्त को पराजित कर दिया। इसको हार का मुंह देखना पड़ा और ऐसे हालात में चंद्रगुप्त को अपने प्राण की रक्षा के लिए मगध साम्राज्य से भागना पड़ा, उन शासकों के प्रतिशोध से बचने के लिए। और ऐसे हालात में ऐसा कहा जाता है किंवदंती के रूप में कि जिस जगह पे छुपा था वहीं पे एक बुढ़िया अपने बच्चे को गर्म रोटियां दी और वह बीच से ही खाने लगा, और जब बीच से खाने लगा तो उसके मुंह जल गए और मुंह जलने के बाद वो बुढ़ी औरत अपने उस बच्चे से बोलती है कि चंद्रगुप्त की तरह से तुम बेवकूफ हो क्या कि बीच से खा रहे हो। और बीच से खाने का ये मतलब हुआ
कि उसका मुंह जल गया। जैसे बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर सेंटर में आक्रमण किया और उसे क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। इसलिए चंद्रगुप्त की तरह से तुम बेवकूफ हो, तुम्हें उस रोटी को एक किनारे से खाना चाहिए था। ऐसे हालात में उस बुढ़िया के द्वारा दी गई सीख से चंद्रगुप्त को चाणक्य ने समझाया कि देखो, किसी भी साम्राज्य पर यदि आपको हमला करना है, उसको विजय प्राप्त करनी है, तो उसके सेंटर पर आक्रमण न करके बल्कि उसके सीमावर्ती राज्यों को पहले क्या करना चाहिए, उसके सीमावर्ती राज्यों पर अटैक करके उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे हालात में चंद्रगुप्त ने उत्तरापथ की विजय पर आक्रमण किया। उत्तरापथ का मतलब उत्तरापथ जो आपका पश्चिमोत्तर भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल होते हुए जितने भी क्षेत्र हैं, इसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। और चूंकि चाणक्य स्वयं जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था और उस वहाँ की स्थितियों के विषय में अच्छी तरह से परिचित था, इसलिए उसने उत्तरापथ के राजनैतिक भौगोलिक स्थितियों का अच्छी तरह से उसे ज्ञान था और उसने चंद्रगुप्त को सर्वप्रथम उत्तरापथ की तरफ लेके गया और वहां से आक्रमण करने की योजना बनाई। और सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने पंजाब पर विजय प्राप्त की। पंजाब के शासकों को, जो वहां के यूनानी शासक सिकंदर के पंजाब पर विजय, पंजाब पर विजय। सबसे पहले उसने पंजाब पर विजय प्राप्त की और पंजाब पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपनी सेना को संगठित किया और जब उसकी सेना संगठित हो गई तब उसने मगध साम्राज्य पर अपना आक्रमण किया और मगध साम्राज्य को पूरी तरह से नंदवंश का विनाश करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और मगध राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में मगध पर विजय प्राप्त करने के बाद प्लूटार्क नामक एक इतिहासकार वो बताता है कि चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ उसके उस समय करीब 6 लाख सेना उसने बना लिया था और 6 लाख सेनाओं के साथ जब मगध साम्राज्य पर अटैक करता, आक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में पूरे मगध साम्राज्य को राउंड डाला। प्लूटार्क ने इस तरह का अपने क्या नाम से लेख में लिखा है कि पूरे भारत को उसने क्या किया, राउंड डाला। और सेल्यूकस से फिर उसका युद्ध होता है चंद्रगुप्त का, जो यूनानी शासक था। क्योंकि सिकंदर के मर जाने के बाद सिकंदर ने पूरे विश्व विजय की जो योजना बनाई थी, जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती, क्योंकि सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने जैसे ही उस पर विजय प्राप्त की, तैसे तुरंत पूरे पश्चिमी भारत पर एक अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाया। और ऐसे हालात में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस पर आक्रमण कर दिया और जब सेल्यूकस पर आक्रमण किया तो सेल्यूकस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और पराजय के मुंह देखने के बाद उसने राजाओं महाराजाओं में ऐसा होता था कि जब वो हार जाते थे तो संधि करते थे और संधि करने में अपनी बहन बेटियों को भी क्या कर देते थे, उनको सौंप देते थे। ऐसे हालात में चंद्रगुप्त का विवाह उसने सेल्यूकस ने अपनी बेटी कार्नेलिया से कर दिया और उसके एवज में जो दहेज देने की बात होती है, उसने 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और कहा कि अब आप ये सारे प्रांत जो है दहेज स्वरूप ले लो और ये मेरी बेटी को भी अपने साथ अपनी जो जीवन संगिनी बना लो। और उन 4 प्रांतों में एरिया में हेरात था, जो क्या नाम था, अफगानिस्तान का एरिया था। इसके अलावा काबुल घाटी थी, जो अफगानिस्तान की समय राजधानी कही जाती है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है उसको बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन सारे क्षेत्रों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या कर दिया, दान में दे दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त दक्षिण विजय करते हुए, ऐसा इतिहासकारों का मान्यता है कि सौराष्ट्र से लेकर के उत्तर पश्चिम में, सौराष्ट्र किसको कहते हैं, सौराष्ट्र आपको आधुनिक हमारा गुजरात और महाराष्ट्र है, इसी को प्राचीन काल में सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। पश्चिम से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में ऐसा पता चलता है कि तमिलनाडु के क्षेत्रों पर जो है उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसीलिए भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त को एक अखंड साम्राज्य, एक अखंड भारत को स्थापित करने का
शासक माना जाता है। और उसने क्या किया, ये सारा साम्राज्य स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त अपने लास्ट दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में एक मैसूर के पास श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है, वहीं पर जाकर के उसने वहां पर अपना एक एकांत में जाकर के अपनी साधना में लीन हो जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है और चंद्रगुप्त